नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने उन सभी प्रश्न को शामिल किया गया है, जो कि एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, वो है विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा गैलीलियो। दोस्तों, गैलीलियो को विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, उसके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अवतल लेंस। दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम दूर दृष्टि दोष के उपचार की बात करें तो इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किस लेंस की क्षमता उसके डैश से निर्धारित की जाती है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो लेंस की क्षमता होती है, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डायोप्टर। दोस्तों, डायोप्टर द्वारा लेंस की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, वो है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा रंग है 7 रंगों के अंदर जिसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, अर्थात यानी कि उसका जो प्रकाश है उस रंग का वो सर्वाधिक दूरी तय कर सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लाल रंग। दोस्तों, जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसी कारण से लाल रंग का प्रयोग और जो रेलवे के अंदर जो लाइटें होती हैं और जो उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा न्यूटन। दोस्तों, जो न्यूटन वैज्ञानिक है उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया गया। अर्थात दोस्तों, इससे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि अगर जो दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो दूध की शुद्धता है, जो प्योरिटी है, उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा लैक्टोमीटर। दोस्तों, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हवा के गुब्बारे होते हैं उनके अंदर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हीलियम। दोस्तों, जो हीलियम गैस होती है वो अत्यधिक हल्की होने के कारण इसका प्रयोग गुब्बारों के अंदर किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है किस से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा टीबी। दोस्तों, जो क्षय रोग होता है जिसे ट्यूबरक्लोसिस अथवा टीबी के नाम से जाना जाता है, उसके उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगर दोस्तों इस रोग की बात करें तो इस रोग का जो जो कारक है वो है जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण यह रोग हमारे शरीर के अंदर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो है हमारा किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारा मूत्र होता है उसका रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरोक्रोम। दोस्तों, जो यूरोक्रोम नामक वर्णन होता है उसी के कारण हमारे मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है लार की प्रकृति कैसी होती है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो लार होती है हमारे मुंह के अंदर उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा क्षारीय। दोस्तों, लार की प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होती है। अर्थात जो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है दोस्तों, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर है जिसका प्रमुख रूप से प्रयोग जल की सफाई के लिए किया जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी CaOCl2। दोस्तों, जो CaCaOCl2 ये ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? यानी कि दोस्तों, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका जो व्यापारिक नाम
क्या है? ये इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धोबन सोडा। दोस्तों जो धोबन सोडा है, जो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अर्थात दोस्तों जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो सोनोग्राफी की जो तकनीक होती है, उसके अंदर किस प्रकार की जो तरंगे हैं, उनका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा पराश्रव्य। दोस्तों जो पराश्रव्य तरंगे हैं, उनका प्रयोग सोनोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, वो है डायनासोर किस केस रूपी वर्ग से संबंधित है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो प्राचीन काल के अंदर जो डायनासोर पाए जाते थे, वो जीवों के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सरीसृप। दोस्तों जो डायनासोर हैं, वो सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, वो है बर्फ जल में तैरता है क्यों? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो बर्फ होता है वो जल के ऊपर क्यों तैरता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। इसी के कारण जो बर्फ होता है वो जल के ऊपर सतह पर तैरता रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल दाब की माप की जाती है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो वायुमंडलीय दाब है, जो कि आपका एनवायरमेंटल जो प्रेशर है, उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बैरोमीटर। दोस्तों जो बैरोमीटर नामक जो यंत्र है, उसके द्वारा वायुमंडल दाब को मापा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रीज होते हैं, उनके अंदर किस गैस का प्रयोग शीतलन के लिए यानी कि ठंडा करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा फ्रीऑन। दोस्तों जो फ्रीऑन नामक गैस होती है, उसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर के अंदर शीतलक के रूप में किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो फ्रीऑन गैस है, इसे वर्तमान में इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इससे हमारी जो ओजोन परत है उसका क्षय होता है। इसके विकल्प के रूप में अब नाइट्रोजन गैस का प्रयोग या अमोनिया गैस का प्रयोग शीतलक के रूप में किए जाने लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किस धातु को भविष्य का धातु या फ्यूचर मेटल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों टाइटेनियम। दोस्तों जो टाइटेनियम नामक जो धातु है, उसे फ्यूचर मेटल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सोने से भी कीमती एक धातु है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हीरा। दोस्तों हीरा पृथ्वी पर उपलब्ध सभी पदार्थों में सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? अर्थात दोस्तों जब लोहे के अंदर जंग लगती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आता है? ये इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा भार बढ़ जाता है। दोस्तों लोहे में जंग लगने के बाद में जो लोहे का भार होता है वो बढ़ जाता है, और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल के अंदर घुल जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन बी और विटामिन सी। दोस्तों जो विटामिन बी और विटामिन सी है, ये जल के अंदर घुलनशील है। वहीं अगर बात करते हैं हम विटामिन ए और डी और ई, दोस्तों ये तीनों विटामिन है वो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनका निर्माण कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्थि मज्जा। दोस्तों जो अस्थि मज्जा होती है, जिसे वोन मैरो के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर जो आरबीसी होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका निर्माण किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो जनन क्षमता होती है, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, उसमें कमी किस विटामिन के कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विटामिन ई। दोस्तों जो विटामिन ई है, इसकी कमी के कारण हमारी जो जनन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूध को फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? दोस्तों जब दूध फटता है तो कौन सा जो अम्ल है वो निर्मित होता है? ये इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
लैक्टिक अम्ल। दोस्तों दूध के फटने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और दूध को फटाने के लिए जो प्रमुख जो एक जीवाणु उत्तरदायी है वो है लैक्टोबैसिलस। उसी के कारण हमारा दूध है वो फटता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि अगर आपके हार्ट के अंदर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम आ गई है उसके पता लगाना है तो उसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक जो यंत्र है उसका प्रयोग हृदय रोगों की जांच के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मलेरिया रोग रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो मलेरिया रोग होता है उसके अंदर हमारी बॉडी का कौन सा जो अंग होता है वो प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्लीहा। दोस्तों जो प्लीहा होता है वो प्रमुख रूप से मलेरिया रोग के अंदर प्रभावित होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करें। दोस्तों इस चैनल पर आने वाले टाइम में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और अन्य सभी सब्जेक्ट से के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो मधुमेह रोग है जिसे डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इंसुलिन। दोस्तों जो इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इसका निर्माण जो अग्नाशय होता है उसके अंदर जो उसकी बीटा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्राय स्तनधारियों में दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है जो स्तनधारी है उनके अंदर कितना कक्षीय हृदय पाया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या। दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं उनके 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है जिसमें 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारे शरीर के दांत होते हैं और हड्डियां होती है उनके अंदर कौन सा जो तत्व है वो पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैल्शियम एवं फास्फोरस। दोस्तों कैल्शियम एवं फास्फोरस मुख्यतः हमारे दांत होते हैं और जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके हृदय में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 206। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम एक बालक की बात करें, एक नवजात जो शिशु होता है उसमें 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा कौन मानव शरीर के हड्डियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हड्डियां होती है और जो पेशियां होती हैं उनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेंडन। दोस्तों जो टेंडन होता है उसके द्वारा हड्डी एवं मांसपेशियों को जोड़ा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों जो मानव शरीर के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है मुख्यतः किस अंग के अंदर होती है ये इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छोटी आंत। दोस्तों जो छोटी आंत है उसमें मुख्यतः संपूर्ण पाचन होता है, यानी कि जो पाचन का लगभग जो 70% जो हिस्सा है वो इसी के अंदर संपन्न होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मनुष्य के जीवन काल में कुल कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन काल के अंदर ऐसे कितने दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं, यानी कि एक बार टूट जाने के बाद में वे दोबारा आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो हमारे मनुष्य के अंदर 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि एक बार टूट जाने पर या खत्म हो जाने पर वापस आ जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों जो लार होती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि जो हमारा भोजन होता है उसे लसलसा बना देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
टाइलिन। दोस्तों जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो हमारी लार के अंदर पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटेशियम। दोस्तों जो पोटेशियम धातु है वो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। इसीलिए जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं उन्हें मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये जैसे ही जल के संपर्क में आते हैं तो इनके अंदर अभिक्रिया होती है और इनमें आग लगने का खतरा बना रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके अंदर जो ऐसा कौन सा उसका जो कोश है उसके अंदर पूर्ण निष्क्रिय यानी कि पूर्ण रूप से जो भरा कोश होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा कोश है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18वां। दोस्तों जो आवर्त सारणी का 18वां कोष है जिसके अंदर अक्रिय गैसों को रखा गया है वो पूर्ण कोष अथवा निष्क्रिय कोष के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जहाज में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जहाज के अंदर जो इकोलोकेशन होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पानी की गहराई। दोस्तों पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन नामक जो तकनीक होती है, जो यंत्र होता है, उसका प्रयोग जहाज के अंदर किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि अगर कोई निकाय है या कोई वस्तु है हमें एक एक समान वृत्तीय गति में चलानी है, उसके लिए किस प्रकार को बल का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों जो अभिकेंद्रीय बल होते हैं जिन्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, इनका प्रयोग किसी भी केंद्र के चारों ओर किसी वस्तु को घुमाने के लिए या वृत्तीय गति कराने के लिए किया जाता है। इन बलों के द्वारा ही जो वस्तु किसी केंद्र की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है वो केंद्र की ओर आकर्षित होती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो ऐसा कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 यानी कि जो उसकी परमाणु संख्या है वो 15 है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फास्फोरस। दोस्तों जो फास्फोरस होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो दोस्तों 15 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला और 40वें नंबर का प्रश्न है माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो बच्चे के लिंग का निर्धारण किस के गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। अर्थात ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पिता के गुणसूत्र। दोस्तों जो पिता के गुणसूत्र होते हैं, पिता के अंदर दोस्तों एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। और वहीं अगर मादा की बात करें दोस्तों, जो माता होती है, जो मादा होती है दोस्तों, उसके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अर्थात लिंग के निर्धारण के लिए पिता के गुणसूत्र प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो ठोस कोयला होता है उसे तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करना है, तो जो इसकी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रवीकरण। दोस्तों ठोस कोयले को द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे द्रवीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है जब एक मूल ध्वनि की एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जब कोई भी ध्वनि किसी प्रतिबाधा से टकराकर हमारे कानों की के पास पहुंचती है तो उसमें जो टाइम लगता है वो कितना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.1 सेकेंड। दोस्तों उस प्रतिध्वनि को हमारे कानों से टकराकर हमारे कानों तक पहुंचने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ये किस वैज्ञानिक का जो सुझाव था, सजेशन था कि जो तत्व होता है उसे प्रमुख रूप से जो तत्व का नाम होता है उसके दो अक्षरों, जो आगे के दो अक्षर हैं, उनसे बनाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बर्जिलियस। दोस्तों जो बर्जिलियस नामक जो हमारे दार्शनिक और जो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक हुए उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था।
और इनके द्वारा ही जो द्विनाम पद्धति है उसका भी प्रतिपादन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा 44वां नंबर का और अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थिति और समय। दोस्तों जो गति का द्वितीय समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच के अंतर को दर्शाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला और 45वें नंबर का प्रश्न है, जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं और किसके कारण होता है? अर्थात दोस्तों जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो उसमें ऐसा होता है कि जो उसकी पत्तियां हैं वो अलग हो जाती हैं और बाकी की उसी के अंदर लगी रहती है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है दोस्तों जड़त्व। दोस्तों जो जड़त्व का नियम होता है उसके कारण ये हो पाता है। यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी या गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक इसमें कोई बहाबल प्रतिरूपित नहीं किया जाएगा। ये जड़त्व का नियम कहता है जिसका प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था, जिसे गति के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो अवायवीय श्वसन है वो किसकी अनुपस्थिति में होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह मौजूद होते हैं? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 आवर्त और 18 समूह। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर 7 आवर्त और 18 वर्ग या समूह हैं, जिसका प्रतिपादन मौजले के द्वारा 1915 के अंदर किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वो है, माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती है? जो माता के अंदर जो रोगाणु कोशिकाएं वो किसके अंदर निर्मित होती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडाशय। दोस्तों माता के जो अंदर जो रोगाणु कोशिकाएं हैं वो अंडाशय के अंदर निर्मित होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, इंडो इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों जो इथेनोइक एसिड है उसका सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसीटर एसिड। दोस्तों एथेनोइक एसिड को एसीटर एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और जो वो लास्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में हमारे वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कितनी परतों के अंदर बटा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 परतों में। दोस्तों हमारा वायुमंडल प्रमुख रूप से 5 परतों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे जो नज़दीकी परत होती है वो होती है आपका क्षोभमंडल, और जो सबसे बाहरी परत होती है इसे बाह्यमंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने उन क्वेश्चंस को समाहित किया है जो कि आपके एसएससी और रेलवे जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।